अमित गांव में रहता था, पर वो शहर जाना चाहता था क्योंकि गांव में कोई काम धंधा नहीं था। कोई काम न होने के कारण गांव के लोग उसको ताना दिया करते थे। पूरा दिन यही पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम धंधा क्या भला, खेतों में जाकर फसल ही तो काटनी है। इसमें मैं और बापू दोनों लगे तो क्या फायदा। बापू गए तो हैं फसल काटने। सारा काम तेरे बापू ही करेंगे और तू बस पूरा दिन खाट तोड़ता रहे। माँ देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम देखती रह जाओगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। उस बड़े आदमी का क्या करूँगी जब आज ही तेरा कोई सहारा नहीं है। अमित रेखा की बातों से परेशान हो जाता है और शहर जाने का विचार बना लेता है। फिर एक रात जब सब सो जाते हैं तो अमित अपनी सारी जमा पूंजी एक बैग में लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। माँ मुझे माफ कर देना, मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे अब शहर में काम ढूंढना ही होगा। मैं शहर से हीरो बनकर आऊंगा, तब पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। अमित परेशान मन से शहर की ओर जाने वाली बस में बैठ जाता है। बस में बैठकर उसकी आंख लग जाती है, जिसकी वजह से वो सोता ही रह जाता है और लास्ट स्टॉप पर बस कंडक्टर उसे जगाता है। अरे अब क्या सोते ही रहोगे, दोबारा से गांव जाना है क्या? क्या हुआ भाई, शहर आ गया क्या? शहर आ गया और बस स्टॉप भी आ गया। चलो जल्दी से उतरो, मुझे इस बस की सफाई भी करनी है। दूसरे पैसेंजर आते ही होंगे बस में बैठने के लिए। अमित बस से उतर जाता है। उसे बहुत तेज बुखार लग रही होती है। तभी उसे आवाज आती है, बिरयानी ले लो बिरयानी, 5 रुपए प्लेट बिरयानी। बिरयानी ले लो बिरयानी, 5 रुपए के प्लेट बिरयानी। 5 रुपए प्लेट बिरयानी? अरे वाह, यहाँ शहर में तो बड़ी सस्ती बिरयानी मिलती है। भूख तो बहुत तेज लगी है, 5 की बिरयानी ही खा लेता हूँ। अमित उस बिरयानी वाले के पास चला जाता है। अरे भाई 5 की बिरयानी देना। लो भाई, जरा लेग पीस भी डाल देना। 5 की बिरयानी में कितने लेग पीस लोगे? ये तो बहुत छोटा सा लेग पीस है। मुर्गे की टांग में कुछ परेशानी थी क्या? ये तो बड़ा छोटा सा पैर है। 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस लोगे? 5 में तो यही छोटा सा लेग पीस आएगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो वापस कर दो। मेरे पास और भी ग्राहक हैं, इतना वक्त नहीं है कि तुमसे माथा पच्ची करूं। अरे ठीक है भाई, भूख तो बहुत तेज लगी है, मैं यही लेग पीस खा लेता हूँ। अमित बिरयानी को खा लेता है, परंतु उसको बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो जब जब हिचकी लेता है तो उसको अपने अंदर से कोए की आवाज सुनाई देती है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं बोलना कुछ चाहता हूँ पर मेरे अंदर से कौवे की आवाज आ रही है। क्या हुआ भैया, बड़े परेशान लग रहे हो? भैया मेरे साथ कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा है। मेरे अंदर से कौवे की आवाज आ रही है। कुछ खाया था क्या? हाँ, 5 रुपए वाली बिरयानी खाई थी, पर उससे कौवे का क्या मतलब? 5 रुपए की बिरयानी में तुम्हें मुर्गा थोड़ी मिलेगा, वो कौवे की बिरयानी होगी, इसीलिए तुम्हारे अंदर से कौवे की आवाज आ रही है। ये शहर है भैया, यहाँ पर कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलता, सब कुछ डुप्लीकेट ही होता है। लगता है तुम शहर में नए आए हो। अरे बाप रे, इसका मतलब मैंने कौवे की बिरयानी खा ली। मैं तो खुश हो गया था कि 5 रुपए में मुझे मुर्गी के बिरयानी मिल गए हैं। हे भगवान, मैंने कौवे की बिरयानी खा ली, जाने कैसा कौवा होगा वो। उसके अंदर से कौवे की आवाज आनी बंद नहीं होती और वो अपनी आवाज से बहुत परेशान हो जाता है। उस आवाज के कारण उसको कोई घर भी नहीं देता, इसलिए वो एक झोपड़ी में रहने लगता है। फिर वो रोज उसी कौवे की बिरयानी के स्टॉल के पास जाकर बैठता और कोई ग्राहक 5 रुपए की बिरयानी खाने को आता तो वो कौ कौ करने लगता है। ये क्या मजाक है भैया, रोज मेरी दुकान के पास आकर कौ कौ क्यों करते रहते हो? तुम मुझे सीधा साधा समझकर 5 रुपए में कौवे की बिरयानी खिला दी, जिसकी वजह से मेरी आवाज ऐसी हो गई है। इसकी सजा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर लोगों को बता तो सकता हूँ कि 5 रुपए की ये बिरयानी मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की है। भैया इस तरह से तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम अपने धंधे के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाकर कौवे की बिरयानी खिलाते हो, ये कहाँ से सही है? प्रकाश अमित से परेशान हो जाता है और अब उसका धंधा भी मंदा होता चला जाता है। हर कोई समझ जाता है कि प्रकाश मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बिरयानी बनाकर बेचता है। भैया हमें माफ कर दो, हमने लोगों को धोखा दिया, पर अब आपने आंखें खोल दी है। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे।
अमित ने प्रकाश की अकल ठिकाने लगा दी थी। उसके बाद अमित प्रकाश को वेज बिरयानी बनाने का आइडिया देता है। प्रकाश और अमित साथ मिलकर वेज बिरयानी बनाना शुरू करते हैं और लोगों को खिलाते हैं। उन दोनों की वेज बिरयानी खूब बिकती है और बहुत फेमस हो जाती है। अब कोई भी कोई की बिरयानी नहीं खाता था, बल्कि उनके हाथ की वेज बिरयानी खाता था। अमित भैया, तुमने मुझे वेज बिरयानी का आइडिया बहुत अच्छा दिया। इससे तो लोग और भी ज्यादा खुश होते हैं। आपके हाथ की वेज बिरयानी तो वाकई कमाल है। आपके साथ मिलकर काम करने से मैं कौवे की बिरयानी को भूल ही चुका हूँ। चंद्रपुर नामक गांव में ललिता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और बच्चे पहले ही गांव छोड़कर जा चुके थे। बुढ़िया के घर के बाहर बहुत पेड़ थे, मगर उन सभी पेड़ में उस बुढ़िया का सबसे खास पेड़ बैर का पेड़ था। जी आप तो चले गए, मगर आपके द्वारा लगाया ये बैर का पेड़ आज इतना बड़ा हो गया कि आज इसके सहारे 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा है। बुढ़िया हर सुबह बैर के पेड़ से बैर तोड़ा करती थी और उन्हें बाजार लाकर बेचती थी। बैर ले लो बैर, ताजे ताजे मीठे मीठे बैर। लाइए माँ जी, थोड़े बेर दे दीजिए, मीठे हैं ना? हाँ बेटा, मेरे पेड़ के सभी बैर मीठे ही होते हैं। एक दिन बुढ़िया बैर बेचकर बाजार से घर आती है। तभी देखती है एक गाय घुस आई है और पेड़ पौधे खा रही है। ए भट भट, भाग यहाँ से, चल हट हट यहाँ से। बुढ़िया डंडे की मदद से उस गाय को भगा देती है। अगले दिन आती है तो देखती है कुछ और जानवर घुस आए हैं और पेड़ पौधे बर्बाद कर रहे हैं। भट भट, भाग यहाँ से, कहाँ से ये जानवर आ रहे हैं? कर्म जले हर रोज घुस जाते हैं, कहीं ये मेरे सभी पेड़ पौधे ना बर्बाद कर दे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बुढ़िया को परेशान देख पड़ोस में रह रही चंपा बुढ़िया से कहती है, अरे आप भी ना, क्या हर रोज इन जानवरों के पीछे इतना परेशान हो रही है? कुछ मजबूत लकड़ियाँ लीजिए और घेर दीजिए, कोई जानवर नहीं घुस पाएगा। वाह चंपा, तू तो बड़ी समझदार है, मैं आज ही ये कर देती हूँ। अपने सभी पेड़ पौधों को बचाने के लिए बुढ़िया मजबूत लकड़ियों से उन्हें घेर देती है। हाँ, अब कोई भी जानवर मेरे पेड़ पौधों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लकड़ी लगाने के बाद अब एक भी जानवर उसके घर के अंदर घुस नहीं पाता है। वो आराम से बेर बेचने के काम में लग जाती है। अचानक वो बुढ़िया बीमार पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी? खाऊंगी पीऊंगी कैसे? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वो बुढ़िया इतनी बीमार हो जाती है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती है। पता नहीं मेरे पेड़ पौधों का हाल क्या होगा। शक्ति ही नहीं मिल रही कि एक बार बाहर निकल कर देखूं भी। इसी तरह कुछ दिन बीमार पड़े रहने के बाद वो बुढ़िया अब ठीक हो जाती है और वापस पहले की तरह काम पर लग जाती है। जितने दिन बुढ़िया बीमार थी उतने दिन पड़ोस की एक महिला उसे खाना देकर जाती थी। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ठीक कर दिया। आखिर कितने दिनों तक किसी पर बोझ बनी रहती। बुढ़िया घर से बाहर आती है तो देखती है उसके सभी पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, लेकिन बेर का पेड़ अभी भी एकदम हरा भरा है। मगर जो भी लकड़ियां उस बुढ़िया ने सुरक्षा के लिए लगाया था वो सभी टूटकर नीचे गिर चुकी थी। ये सब तो टूट चुकी है। वैसे भी मैं तो बीमार थी, आखिर कौन इसकी देखभाल करता? अभी इन्हें सही कर देती हूँ। बुढ़िया वापस नई लकड़ियां लगा देती है। अब कल से बेर तोड़कर बेचने जाऊंगी। पेड़ पर बहुत से बेर लगे हुए थे। अगली सुबह वो बुढ़िया बेर के पेड़ के पास आती है तो देखती है पेड़ पर एक भी बेर नहीं है। अरे, मेरे पेड़ के बेर कहाँ चले गए? कल ही तो मैंने देखा था, इस पर बहुत सारे बेर लगे हुए थे। बुढ़िया कुछ समझ नहीं पाती है और अगले दिन भी यही होता है। पेड़ के सभी बेर गायब थे। जरूर कोई ना कोई मेरा बेर चोरी कर रहा है। मैं इतने दिन बीमार क्या पड़ गई, मेरे पेड़ के बेर चोरी होने लगे। मगर कौन है वो जो ऐसा कर रहा है? कहीं कोई जानवर तो ऐसा नहीं कर रहा। बुढ़िया कई बार अपने पेड़ पर नजर रखती, पूरी रात भर उसकी देखभाल करती, मगर जैसे ही वो सुबह बेर तोड़ने आती थी, बेर के सभी बेर गायब रहते थे।
एक दिन बुढ़िया देखती है उसकी पड़ोसन बेर खा रही है। ये देख वो सोचती है, कहीं इतने दिन से ये तो मेरे बेर को चोरी नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं बीमार थी तब सिर्फ यही मेरे घर आती थी। यही सोचकर बुढ़िया पड़ोसन के पास आती है। वाह चंपा, तू ऐसे करेगी मुझे नहीं लगा था। मैंने क्या कर दिया? मतलब मैं बीमार थी, लाचार थी, तूने मुझे उस वक्त भोजन दिया तो तू क्या हर रोज मेरे घर से बेर चोरी करके ले जाएगी? छी 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 छी, ये आप क्या कह रही है? मैं क्यों चोरी करूंगी आपके बेर? हाँ तो बता, ये बेर कहाँ से आए तेरे पास? अरे मैं अभी बाजार गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। मतलब मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। इसलिए लोग कहते हैं किसी का अच्छा करने भी जाओ तो वो आपको गलत ही समझेंगे। गुस्सा होकर चंपा अपने घर के अंदर चली गई और बुढ़िया वापस अपने घर आ जाती है। अगर ये चोरी नहीं कर रही तो आखिर कौन है जो मेरे बेर चोरी कर रहा है? गांव के कुछ शरारती बच्चे थे जो सुबह 4 बजे बुढ़िया के बेर के पेड़ पर बेर तोड़ने आते थे। जब वो बुढ़िया बीमार पड़ती थी तब से उन लोगों ने ये शुरू किया था। दोस्तों, सुना है जिसका पेड़ है वो अब स्वस्थ हो गई हैं, कहीं हमें पकड़ ना ले। अरे आज तक हमें कोई पकड़ पाया है क्या जो वो पकड़ लेगी? तुम सभी डरो मत, जिस वक्त हम लोग जाते हैं उस वक्त तो कोई आता भी नहीं है। सुबह सुबह वो बेर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और पेड़ से बेर तोड़कर खाने लगते हैं और अपनी अपनी जेब में भरने लगते हैं। वाह, इस पेड़ के बेर तो हर रोज बहुत मीठे होते हैं। यही वजह है जो हम इसकी ओर खींचे चले आते हैं। भाइयों, जितना हो सके उतना बेर अपनी अपनी जेब में भर लो। सभी बच्चे खाकर वहीं पास में शौच करके चले जाते हैं। बुढ़िया हर रोज थोड़ा पानी बाहर रखती थी। उसी पानी का इस्तेमाल करके वो बच्चे शौच करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुबह सुबह बुढ़िया बेर के पेड़ के पास आती है तो देखती है फिर से सभी बेर गायब है। अरे कौन है जो बेर गायब कर रहा है? अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैं सोने गई थी, तब तक तो सब सही था, फिर अचानक बेर गायब कहाँ हो गया? बूढ़ी को गंदी बदबू आने लगती है। तभी उसकी नजर शौच पर पड़ती है। छी छी छी, बेर तो चोरी करके जाते ही है वो चोर, और अब शौच करके भी जाने लगा। छी छी। जहाँ बुढ़िया ने पानी रखा था वो पानी भी खत्म था। लगातार ऐसे होने पर बुढ़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। अब बहुत हो चुका, अब तो मैं चोर को सबक सिखाकर ही रहूंगी। जो पानी बुढ़िया बाहर रखती है उसमें उसने लाल मिर्च मिला दिया। अब तो पता चलेगा चोर को किससे पंगा लिया है। बच्चे सुबह बेर तोड़ने आते हैं और बेर तोड़कर खाते हैं और शौच करते हैं। शौच करने के बाद बुढ़िया का रखा हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में लाल मिर्च थी, जिस वजह से उन्हें जलन शुरू हो जाती है। अरे रे, बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ। अच्छा तो ये है चोर। क्यों बच्चों, तुम लोग हर रोज मेरे पेड़ के बेर क्यों चुरा कर ले जाते हो? तुम लोगों को पकड़ने के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। तुम लोगों की वजह से मुझे इतना नुकसान झेलना पड़ा। अरे हमें माफ करो, हमें माफ करो, अब हम यहाँ कभी नहीं आने वाले हैं। अरे रे रे, बहुत जल रही है। चिल्लाते चिल्लाते सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वापस कभी उस बुढ़िया के बेर के पेड़ के पास नजर नहीं आते थे। चलकर चंपा से माफी मांग लेती हूँ, मैंने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया था। बूढ़ी चंपा के पास आती है। चंपा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया था। कुछ बच्चे हर रोज मेरे बेर चोरी करके ले जाते थे और मैंने तुझ पर इल्जाम लगा दिया। तूने तो मेरी कितनी मदद की है। चंपा बुढ़िया को माफ कर देती है। अब बुढ़िया वापस बेर बेचने शुरू कर देती है। नागपुर नामक गांव में संगीता नाम की लड़की रहती थी। संगीता, बेटा चल, अब खेलना कूदना बंद कर और आकर मेरे पास बैठ। क्यों माँ, क्या हुआ? बेटा मैं चाहती हूँ तुझे सब कुछ आए, तो घर का भी सारा काम जाने और बाहर का भी। इसलिए अब से मैं जब भी खाना बनाने बैठूंगी तू मेरे पास आकर बैठना और देखना मैं कैसे खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ।
संगीता की माँ जब भी खाना बनाती थी, संगीता बगल में बैठकर उन्हें देखा करती थी। एक दिन संगीता की माँ उसे पकोड़े बनाना सिखाती है। चल संगीता, आज मैं तुझे पकोड़े बनाना सिखाती हूँ। संगीता मन लगाकर पकोड़े बनाना सीखती है। माँ, क्या मैं भी बनाऊं? अभी नहीं बेटा, आज सीख ले, फिर कभी बनाना। ठीक है माँ, जैसे आप कहें। कुछ दिनों बाद संगीता की माँ वापस से पकोड़े बना रही थी। माँ, आज तो मैं पकोड़ा बना कर रहूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ही बना। संगीता पकोड़े बनाती है। माँ, इसे खाकर देखिए कैसे बना है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आज पहली बार तूने पकोड़े बनाए, वो भी इतना स्वादिष्ट। धन्यवाद माँ। संगीता पढ़ाई में भी मन लगाती थी, साथ ही घर के काम में भी माँ का हाथ बांटती थी। धीरे धीरे संगीता बड़ी हो जाती है। माँ, अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना होगा, वहाँ बहुत पैसे लगेंगे। क्या आपके पास इतने पैसे हैं? नहीं बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे शहर भेज सकूं। तुझे तो पता ही है, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं किस तरह घर चला रही हूँ। संगीता पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है। आस पड़ोस के सभी लोग संगीता को ताने मारना शुरू कर देते हैं। कैसे भी थोड़े पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि संगीता की शादी करवा दूं। आखिर कब तक उसे घर में बिठा कर रखूंगी मैं। संगीता की माँ कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है और राजेश नाम के एक लड़के से संगीता की शादी करवा लेती है। संगीता दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी, जिस वजह से राजेश हमेशा संगीता को ताने मारा करता था। खाली हाथ आई, कुछ तो लेकर आती। जी, आपने खुद शादी करते वक्त स्वीकार किया था कि आप दहेज में कुछ नहीं लेंगे, इसलिए माँ ने हाँ कहा था। क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दहेज में दे सके। पैसों की कमी के कारण मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, और आप दहेज की बात करते हैं। हाँ तो क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे उससे क्या मतलब। कम से कम दहेज में कुछ लेकर आती तो मुझे भी अच्छा लगता। राजेश हमेशा संगीता से लड़ाई किया करता था और पैसे मांगने पर उसे पैसे भी नहीं देता था। संगीता माँ बनने वाली थी। 9 महीने बाद उसे एक बेटा होता है। संगीता अपने बेटे का नाम अनमोल रखती है। कुछ साल बीत जाते हैं। सुनिए जी, थोड़े पैसे दे दीजिए, घर का सामान खत्म हो गया है। चल हट, अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। जब भी संगीता राजेश से पैसे मांग करती थी, राजेश उसे डांट फटकार कर भगा देता था। पता नहीं ये समझते क्यों नहीं, घर में भी पैसों की जरूरत होती है। जब भी पैसा मांगती हूँ ना कह देते हैं। पता नहीं ये सारे पैसों का करते क्या है। संगीता आस पड़ोस से उधार लेकर अपना घर चलाती थी, मगर राजेश कभी उसे पैसे नहीं देता था। इस बात से संगीता हमेशा दुखी रहती थी। अब तो सभी लोगों से उधार मांग मांग कर थक गई हूँ। कम से कम अब तो आप कुछ पैसे दे दीजिए। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देने वाला। नहीं, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप मुझे पैसे दीजिए, आखिर घर कैसे चलाऊं? तू सामने से हटती है या नहीं? नहीं, मैं नहीं हटने वाली। तू नहीं मानेगी। राजेश बाहर से डंडा लेकर आता है और संगीता की पिटाई करने लगता है। छोड़ दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। राजेश संगीता की लगातार पिटाई करता है। तभी उनका बेटा वहाँ आता है। पिताजी, छोड़ दीजिए माँ को। राजेश डंडा फेंककर वहाँ से चला जाता है। माँ उठिए। बेटा, तू जा यहाँ से और बाहर जाकर खेल, मैं ठीक हूँ। संगीता हिम्मत करके उठती है। तभी पड़ोस में रह रही महिला पायल वहाँ आती है। राजेश जी ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मगर किस वजह से वो तुम्हें बेरहमी की तरह पीट रहे थे? मैं उनसे पैसे मांग रही थी, बस इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब तुम ही बताओ, पैसे नहीं देंगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ, ये तो गलत है, पैसे तो देने चाहिए, मगर एक बात बोलूं, किसी के ऊपर निर्भर क्यों हो? कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुद कमाना शुरू कर दो। मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैं तो सब्जी बेचने जाती हूँ और पैसे कमाती हूँ। तुम भी कुछ करो जिससे तुम खुद कमा सको। इस तरह तुम्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगीता सोच में पड़ गई। ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे से आता हो? माँ, आज आप पकोड़े बना दोगे क्या? मुझे आपके हाथ के पकोड़े पसंद हैं।
आप बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। तभी संगीता को ध्यान आता है कि वो पकोड़े बहुत अच्छी बनाती है और गांव में पकोड़े बेच सकती है। एक बार कोशिश करके देखती हूँ, अगर गांव वालों को पकोड़े नहीं पसंद आए तो ये काम बंद कर दूंगी। संगीता अपनी माँ के पास आती है और पकोड़े का ठेला लगाने के लिए कुछ पैसे मांगती है। ठीक है बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगी, तू काम शुरू कर। संगीता की माँ ठेला लगाने के लिए पैसे दे देती है। संगीता कुछ दिनों बाद पकोड़े का ठेला गांव में लगा देती है। आइए भाई जी आइए, आलू, कांदे, मिर्ची, गोभी, सब तरह के पकोड़े खाइए। गांव वाले संगीता के ठेले के पास आने लगते हैं और पकोड़ा खाने लगते हैं। शाम होते होते संगीता के पकोड़े के ठेले के पास भीड़ लग जाती है। वाह वाह, क्या पकोड़े हैं, मजा आ गया। अरे संगीता, गोभी के पकोड़े लाओ जल्दी से। जी जी, अभी गर्मा गर्म बना कर देती हूँ। इस तरह सभी संगीता के पकोड़े के ठेले पर आने लगते हैं और बहुत ही चाव से पकोड़े खाने लगते हैं। पूरे गांव में संगीता पकोड़े की वजह से मशहूर हो जाती है। ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? जहाँ जाता हूँ वहाँ सभी कहते हैं तुम्हारी पत्नी अकेले ही ठेला लगाती है, उसका हाथ क्यों नहीं बटाते? तुम जरा बताओ, आखिर कब तक ये चलेगा? मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द ये काम बंद कर दो। नहीं जी, आप कुछ भी कहे, मैं ये काम नहीं बंद कर सकती। आज इसी काम की वजह से मैं कमा पा रही हूँ, अपनी और अनमोल की जरूरतें पूरी कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ये कभी नहीं बंद करूँगी। राजेश संगीता से हर रोज इसी बात पर लड़ाई किया करता था। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये काम मैं छोड़ दूं, तो आप मुझे पैसे देना शुरू कर दीजिए। चुप हो जा, मैं कुछ भी नहीं देने वाला तुझे, बस तू ये काम बंद कर। नहीं, कभी नहीं। राजेश संगीता से लड़कर वहाँ से चला जाता है। अब तक तो इन्होंने पैसे दिए नहीं, पता नहीं सारे पैसे ये कहाँ ले जाते हैं और ऊपर से मुझे काम बंद करने के लिए कह रहे हैं। संगीता हर रोज पकोड़े का ठेला लगाती थी और पैसे कमाती थी। धीरे धीरे वो सभी आसपास पड़ोसियों का कर्ज चुका देती है। एक दिन अचानक लोग संगीता के घर आते हैं और राजेश को बाहर बुलाकर उसकी खूब पिटाई करने लगते हैं। संगीता वहाँ आ जाती है। क्यों, क्या हुआ? आप लोग इन्हें मार क्यों रहे हैं? मारू नहीं तो क्या, इसकी आरती उतारो, आज तो ये बच नहीं पाएगा। अरे बताइए तो सही, बात क्या है? जुआ में पैसा लगाने के लिए इसने मुझसे पैसे लिए थे। उस वक्त इसने बोला था जीत कर चुका दूंगा, और आज तक इसने पैसे नहीं दिए। जब तक ये पैसे नहीं दे देता हम इसे मारेंगे। ये सुन संगीता हैरान रह जाती है। क्या, जुए में पैसा? ये काम आप कब से करने लगे? मुझे माफ करना संगीता, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया। रुक जाइए, इन्हें मारिए मत, कुछ दिनों का मोहलत और दे दीजिए। बस 7 दिन है तुम लोगों के पास, पैसे लौटाओ वरना मैं इसे थाने लेकर जाऊंगा। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ जाता था आपका सारा पैसा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा उधार लेकर एक ही बार इतना जीत लूंगा कि सबका कर्ज चुका दूंगा, मगर मैं हार गया। ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। संगीता, मुझे बचा लो, वो सभी मुझे मार डालेंगे। संगीता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उन लोगों से बात करना होगा और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने होंगे, तब जाकर इनका कर्ज खत्म हो पाएगा। संगीता पैसा जमा करना शुरू कर देती है। 7वें दिन वो आदमी वापस आते हैं। कहाँ है पैसे? मैंने बहुत कोशिश की मगर। तभी वहाँ संगीता आती है। ये लीजिए भाई जी, ये पैसे रखिए और हर महीने मैं आपको पैसे दे दूंगी। थोड़े थोड़े करके हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है, जाते हैं, मगर याद रखना हर महीने चाहिए। जी ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, तुमने मुझे उन लोगों से बचा लिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। मैं तभी आपको माफ करूंगी जब आप हमेशा के लिए जुआ खेलना बंद करने। हाँ संगीता, मैं वादा करता हूँ मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, कभी नहीं। अब से राजेश भी संगीता का पकोड़े के ठेले पर हाथ बटाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे संगीता राजेश के सारे कर्ज चुका देती है और फिर वो एक दुकान खोल लेते हैं। संगीता,
तुम पढ़ना चाहती थी ना, तो तुम पढ़ना शुरू कर दो और जहां तक पढ़ना चाहती हो वहां तक पढ़ो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। संगीता पढ़ाई शुरू कर देती है। वो दिन में राजेश के साथ दुकान का काम संभालती थी और रात में पढ़ाई करती थी। इसी तरह संगीता काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।